बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हमने अपना बायो का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करना है, बायो इनर्जेटिक्स। इससे पहले हम 7 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं अपना बहुत अच्छे तरीके से। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से आपको ना इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि बायो इनर्जेटिक्स का क्या मतलब है। बायो हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लाइफ को बायो कहते हैं। और इनर्जेटिक्स कहते हैं एनर्जी को, एनर्जी की जो कन्वर्जन हो रही है और एनर्जी किस तरह से यूटिलाइज होती है, किस तरह से स्टोर होती है, जो भी एनर्जी से रिलेटेड चीजें उसे हम कहते हैं एनर्जेटिक्स। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी ह्यूमंस और जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स वगैरह हैं, वो किस तरह से एनर्जी को लेते हैं, उसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, कहाँ से लेते हैं, उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं और उससे क्या क्या यूज करते हैं। तो ये सब कुछ जो है वो हम आज के चैप्टर में डिस्कस करेंगे अपने। इसमें हम जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में, एटीपी के मॉलिक्यूल के बारे में, उसके अलावा फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन के पूरे प्रोसेसेस, वो सब कुछ जो है वो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, सब और साथ साथ में ना आपको एक्सप्लेन करूंगी, जैसे मैं आपको पहले भी कहती हूँ हमेशा, कि कौन से क्वेश्चंस आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और वो किस तरह से आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आपने उनको किस तरह से प्रिपेयर करना है। अच्छा, अब यहाँ पे ना सबसे पहला जो पैराग्राफ है उसमें आपको बायोएनर्जेटिक्स की डेफिनेशन दी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये आपकी ना बायोएनर्जेटिक्स की डेफिनेशन है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। तो बायोएनर्जेटिक्स क्या है कि जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम ये पढ़ते हैं कि वो किस तरह से एनर्जी को एक्वायर करते हैं यानी लेते हैं, और उसके बाद उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि एनर्जी तो डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकती है ना। तो इसको अपनी बॉडी में किस किस तरह से स्टोर करते हैं, क्योंकि जब एनर्जी लेते हैं तो जितनी एनर्जी की जरूरत है वो तो यूज हो जाएगी, लेकिन अक्सर जो है वो एनर्जी स्टोर भी तो करनी पड़ती है ना। तो उसको किस तरह से स्टोर करते हैं, फिर उस एनर्जी को किस तरह से यूटिलाइज यानी यूज किस तरह से करते हैं, ताकि उनके अंदर जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं, जैसे कि रिस्पायरेशन हो रही है, प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको फ्यूल मिलता रहे। एनर्जी ही तो उनका फ्यूल है ना, उनको एनर्जी ही तो उनको वो देती है, तवानाई देती है कि वो अपने ये सारे प्रोसेसेस को कर सकें। तो ये आपकी डेफिनेशन है बायोएनर्जेटिक्स की। अच्छा, आगे आपको ये पैराग्राफ ऐसे करने की जरूरत नहीं है याद। यहाँ पे उन्होंने ये बताया हुआ है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो एनर्जी अपनी सराउंडिंग्स, अपने इर्द गिर्द के माहौल से ही लेते हैं। प्लांट्स जो है वो सनलाइट से एनर्जी लेते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जो एनिमल्स वगैरह हैं वो क्या करते हैं, वो या तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को लेते हैं ना फूड के लिए और एनर्जी के लिए। जैसे अक्सर जो है वो प्लांट्स को खाते हैं, तो प्लांट्स भी तो एक ऑर्गेनिज्म है, उसको यूज करते हैं एनर्जी के लिए, या फिर दूसरे एनिमल्स को ही खाते हैं। जैसे ह्यूमंस हैं, हम लोग प्लांट्स वगैरह भी खाते हैं, जैसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो प्लांट से हमें मिलते हैं। उसके अलावा मीट वगैरह भी लेते हैं, बीफ, मटन, चिकन। तो इस तरह से दूसरे ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं अपने फूड के लिए, अपनी एनर्जी के लिए। तो ये एनर्जी जो है वो फिर केमिकल एनर्जी में और जिस एनर्जी की जरूरत होती है उसकी फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और एनर्जी स्टोर किस तरह से होती है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, एटीपी की फॉर्म में। यहाँ पे आपने ना एटीपी से कंफ्यूज होना कि एटीपी क्या होता है, ये नेक्स्ट पेज पे हमने इसको बड़ी डिटेल से भी पढ़ना है इस टॉपिक को, एटीपी को। एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी जो है वो स्टोर होती है ना, वो एटीपी की फॉर्म में ही स्टोर होती है। और एटीपी जो है ना, वो रेडी सोर्स होता है एनर्जी का। रेडी सोर्स का क्या मतलब है कि जब भी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है ना, एटीपी जो है वो फौरन से बॉडी को एनर्जी दे देता है, तैयार होता है, हर वक्त रेडी होता है। ऐसे नहीं है कि अगर बॉडी को किसी काम के लिए एनर्जी चाहिए तो एटीपी अभी उसको प्रोड्यूस करेगा, उसको जनरेट करेगा, फिर जाके एनर्जी मिलेगी, ऐसा नहीं होता। एटीपी के पास हर वक्त एनर्जी जो है वो रेडी होती है। तो सेल्स जो हैं जब भी उनको जरूरत होती है, जैसे कि ग्रोथ के टाइम पे या मूवमेंट के टाइम पे, या जब सेल डिवीजन होती है, या फिर अगर कोई इंजरी हो जाती है तो वहां पे रिपेयर होना होता है सेल्स ने, जैसे कोई कट वगैरह लग जाता है तो फौरन से वहां पे रिपेयर का प्रोसेस शुरू हो जाता है ना। और रिप्रोडक्शन में तो उनमें जब एनर्जी चाहिए होती है तो एटीपी जो है, सेल्स जो है वो एटीपी को यूज करते हैं और उससे क्या करते हैं, एनर्जी ले लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में बताया हुआ है। ये आपके पास ना इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में आपसे पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जिनको हम रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं, इनको आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं इन रिएक्शंस के बारे में। ये जो है ना वो फंडामेंटल यानी सबसे बेसिक, सबसे अहम बुनियादी रिएक्शंस है, किस लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए। मेटाबॉलिज्म क्या है वो हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। मेटाबॉलिज्म को हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं
लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे कैटाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म है, ये सारे जो रिएक्शंस हैं वो सब क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म होते हैं। यानी जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। अच्छा, अब मेटाबॉलिज्म में जो है वो काफ़ी मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, जैसे कैटाबॉलिज्म होती है, मेटाबॉलिज्म के अंदर ही होती है ना। तो मॉलिक्यूल मेटाबॉलिज्म की 2 टाइप्स हैं, एक कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में जो है वो बड़े सब्सटेंसेस टूटते हैं और छोटे सब्सटेंसेस बनते हैं और एनर्जी रिलीज़ होती है, और एनाबॉलिज्म में जो है वो छोटे सब्सटेंसेस जुड़ते हैं और एक बड़ा सब्सटेंस बनता है और एनर्जी की ज़रूरत होती है। अच्छा, तो ये जो रिएक्शंस है ना, ये क्या होते हैं, ये 2 तरह के रिएक्शंस हैं, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन, जिनको हम रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं। तो सेल के अंदर हमने पढ़ा ना, जो सेल होता है, जो एटम होता है, जो केमिस्ट्री में हम एटम पढ़ते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और उसके इर्द-गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो ट्रांसफर नहीं होते, वो तो न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर होते हैं और बॉन्ड्स बनाते हैं और इस तरह से शेयर वगैरह होते हैं। तो वहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ट्रांसफर होते हैं और उसी बॉन्डिंग की वजह से रिएक्शंस होते हैं। तो ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है ना, उसके अंदर क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, यानी किसी भी एटम या मॉलिक्यूल से जब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये इससे रिलीज होंगे, निकलेंगे, ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। और अगर जो है वो कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो ये दोनों प्रोसेसेस ना साथ-साथ ही चल रहे होते हैं। यानी कुछ मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स वो लूज़ करते हैं, वही तो दूसरे मॉलिक्यूल्स गेन करते हैं, यानी दूसरे मॉलिक्यूल्स को मिलते हैं। अगर एक मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा है अपने अंदर से, नेगेटिव चार्ज वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अपने अंदर से निकाल रहा है और दूसरा मॉलिक्यूल उसको ले लेता है, तो उनके दरमियान में एक रिएक्शन हो गया ना, एक उनके दरमियान में कनेक्ट रिलेशन भी बन गया, रिएक्शन भी हो गया, तो इनको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। अब ये जो रिएक्शंस है ना, इनकी वजह से ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करते हैं एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ, और उसके दौरान जो है वो एनर्जी जनरेट होती है इस प्रोसेस के दौरान। और एनर्जी किस फॉर्म में जनरेट होती है, एटीपी की फॉर्म में जनरेट होती है। जब भी ऑक्सीडेशन होती है तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक चेन के जरिए पास होते हैं और हर स्टेप पे एनर्जी रिलीज होती है। तो इस तरह से जो वो एनर्जी होती है वो किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब ये जो भी एनर्जी जो है, जो एटीपी की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होती है ना, तो वो डिफरेंट प्रोसेसेस, जैसे कि सेलुलर रेस्पिरेशन है, कि जब हम सांस लेते हैं तो वो जो प्रोसेस होता है उसमें भी एनर्जी चाहिए होती है, या फिर जो प्लांट्स जो है, जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और प्लांट्स रेस्पिरेशन भी करते हैं, तो इन प्रोसेसेस के दौरान जब एनर्जी चाहिए होती है तो वो एटीपी ही सप्लाई करता है। अब यहाँ पे ना बायोएनर्जेटिक्स की दोबारा से डेफिनेशन दी हुई है, इसको शॉर्ट डेफिनेशन भी कह सकते हैं आप, कि बायोएनर्जेटिक्स जो है ना वो स्टडी है किस चीज़ की, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से भी हो सकती है कि एक ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर ही एनर्जी डिफरेंट जगहों पे ट्रांसफॉर्म हो रही है, यूटिलाइज हो रही है, यूज हो रही है। एक प्रोसेस में यूटिलाइज हो रही है, एक प्रोसेस में स्टोर हो रही है, जो दूसरे प्रोसेस के लिए यूज हो रही है। और इस तरह से भी हो सकता है कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी किस तरह से ट्रांसफर हो रही है और यूज हो रही है। जैसे कि प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस से फूड बनाया और ह्यूमंस ने या एनिमल्स ने वो खाया, तो फिर प्लांट्स से एनिमल्स के अंदर एनर्जी आ गई ना, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर भी हो सकती है, या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक भी हो सकती है एनर्जी ट्रांसफॉर्म। अच्छा, अब आगे हमारे पास जो है वो एक बहुत मेन टॉपिक आ जाते हैं, एटीपी द सेल्स एनर्जी करेंसी। ये आपके पास ना लॉन्ग में भी नोट आ सकता है, राइट अ नोट ऑन एटीपी एज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे जो एटीपी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, ये यहाँ पे आपको ये सारा स्ट्रक्चर ये एटीपी का इस पैराग्राफ में बताया हुआ है, नीचे डायग्राम दी हुई है, ये भी आपके पास आ सकते हैं एटीपी के स्ट्रक्चर के ऊपर नोट। और नेक्स्ट पेज में आपके पास जो है ना वो एटीपी की कन्वर्जन बताई हुई कि किस तरह से एटीपी से उसके जो है लेस स्टेबल जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं एडीपी वगैरह वो किस तरह बनते हैं। तो ये आपके पास ना इस तरह से इसमें से शॉर्ट भी आ सकता है और लॉन्ग भी आ सकता है इस टॉपिक में से। अब एटीपी क्या है, वो सेल की एनर्जी करेंसी है। इस बात का क्या मतलब है कि जैसे करेंसी होती है ना, डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट करेंसी है, तो जैसे पाकिस्तान की करेंसी है रुपया, तो अब जब भी हमने कहीं पे कुछ खरीदना है या लेना है तो वो करेंसी हम देते हैं और वो लेते हैं। तो इस तरह से सेल की एनर्जी करेंसी क्या है, एटीपी, यानी सेल के अंदर जो एनर्जी सप्लाई कौन कर रहा है, एटीपी। तो एटीपी सेल की करेंसी है, और किस चीज की करेंसी है, एनर्जी लेने की करेंसी है। सेल्स जो है ना उनके अंदर एक स्पेशल एनर्जी करेंसी होती है सारे रिएक्शंस वगैरह के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, एटीपी कहते हैं। अब यहाँ पे ना एटीपी का स्ट्रक्चर आ जाता है आपके पास। एटीपी जो है ना वो किस चीज से बना हुआ नहीं, मतलब नेचर में क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, अगर आपको याद हो, हमने न्यूक्लिक एसिड्स वाला टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ा था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो न्यूक्लिक एसिड्स है ना वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं।
जैसे हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, जैसे कोई घर है वो ईंटों से मिलकर बनता है, इस तरह से न्यूक्लिक एसिड जिसमें हमने डीएनए और आरएनए पढ़ा था, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हुए थे। तो एटीपी भी एक न्यूक्लियोटाइड ही है, यानी इसकी नेचर क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड ही है। और इसका फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो सेल्स जो हैं जब भी वो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करते हैं ना, वो किस फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, एटीपी की फॉर्म में स्टोर करते हैं एनर्जी को। और जब भी बॉडी को किसी रिएक्शन के लिए या किसी प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एटीपी का मॉलिक्यूल जो है वो टूटता है और बॉडी को एनर्जी दे देता है। तो एटीपी, अच्छा एटीपी के टूटने से क्यों एनर्जी मिलती है, अगर ये भी आपको याद हो, अच्छा यहाँ से आपको ये पता चलना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट है कि आपके पिछले कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। हर पिछला चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो आप नेक्स्ट चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझ सकेंगे। अब हमने पिछले एंजाइम्स वाले चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा है, कैटाबॉलिज्म, यानी जब भी कोई बड़ा मॉलिक्यूल टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है। हमने ये पढ़ा है ना कैटाबॉलिज्म के बारे में। तो एटीपी का मॉलिक्यूल जब टूटेगा, यानी एटीपी का एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटेगा और उससे छोटे मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो जब भी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है तो एटीपी का मॉलिक्यूल टूटता है और एनर्जी उसकी वजह से रिलीज होती है, जिसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं, और बॉडी जो है वो उस एनर्जी को यूज कर लेती है। एटीपी के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके अंदर 3 सब यूनिट्स हैं, यानी ये 3 चीजों से, 3 यूनिट्स से मिलकर बना हुआ है। अब वो क्या है, एक सबसे पहले हमारे पास होता है एडेनिन। एडेनिन एक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है। ये हमने जो है पीछे जो न्यूक्लिक एसिड्स वाला ये टॉपिक पढ़ा था बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में, उसमें हमने डीएनए की बेसिस पढ़ी थी ना, एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन, ग्वानिन। तो एडेनिन भी उसमें से एक बेस थी। तो वही एक इस जो एडेनिन बेस है ना, वो इसको बनाने के लिए यूज होती है, इस न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए यूज होती है। अच्छा, ये सेम उसी तरह से इसका भी स्ट्रक्चर जिस तरह से हमने पीछे न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर न्यूक्लिक एसिड्स वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है। अच्छा, इसके अंदर जो एडेनिन होता है जो कि एक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है, यानी एक ऐसी बेस है जो कि नाइट्रोजन से मिलकर बनी हुई, नाइट्रोजन है उसके अंदर। उसके अलावा राइबोस जो कि एक 5 कार्बन शुगर है, तो इसलिए हमने कार्बोहाइड्रेट्स वाले टॉपिक में भी राइबोस को डिटेल से पढ़ा है। अच्छा, और उसके अलावा हमने जो है वो न्यूक्लिक एसिड्स में भी राइबोस के बारे में पढ़ा है। तो राइबोस क्या है, एक 5 कार्बन शुगर होती है, यानी 5 कार्बन से मिलकर बनी होती है ना, इसके इस तरह से 5 कॉर्नर्स होते हैं, हर कॉर्नर पे एक कार्बन होती है इस तरह से। तो सॉरी, एक इस कॉर्नर पे तो ऑक्सीजन होती है ना, ये 1 2 3 4 कॉर्नर्स पे कार्बन होती है और एक कार्बन जो है वो इसके साथ ब्रांच में अटैच हुई होती है। तो इस तरह से ये 5 कार्बन वाली जो है वो शुगर होती है, राइबोस शुगर। और उसके अलावा जो है वो 3 इसके अंदर फॉस्फेट के ग्रुप्स होते हैं। तो आपने इसके ये तीनों यूनिट्स के नाम भी याद रखने के क्या क्या है। तो ये देखिए, आपको इसका स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो राइबोस है, और यहाँ पे ना राइबोस के इस वाले जो कार्बन नंबर 1 है, इसके साथ हमारे पास ये एडेनिन अटैच होता है। तो अच्छा, ये ना मैं आपको दिखाती हूँ अभी एक सेकंड। ये देखिए, आपके बुक में न्यूक्लिक एसिड्स वाला चैप्टर है ना, न्यूक्लिक एसिड्स, ये बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर का टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर हमने इसको पढ़ा था ना बहुत अच्छे तरीके से, कि कार्बन नंबर 1 के साथ हमारे पास जो है वो यहाँ पे नाइट्रोजन बेस कनेक्टेड होती है, और यहाँ पे जो कार्बन नंबर 5 है, ये इसी तरह मैंने आपको अभी कार्बन लिखा है ना, 1 2 3 4, और 5वां कार्बन जो ब्रांच के साथ, चौथे कार्बन के साथ ब्रांच बना के अटैच होता है। तो कार्बन नंबर 1 के साथ जो है वो एक बेस अटैच हुई है, और कार्बन नंबर 5 के साथ जो है वो फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच होते हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड का एक बेसिक स्ट्रक्चर था जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। तो वही बेसिक स्ट्रक्चर वहां पे दिखाया हुआ है। 5 कार्बन शुगर वहां पे कौन सी है, राइबोस है, वरना तो 2 तरह की होती है ना, राइबोस और डीऑक्सी राइबोस। तो वहां पे कौन सी शुगर है, राइबोस है। उसके अलावा नाइट्रोजीनियस बेस, अब डीएनए और आरएनए में डिफरेंट तरह की बेसिस होती है, इसलिए यहाँ पे जनरल स्ट्रक्चर में तो बस नाइट्रोजीनियस बेस लिखा हुआ है। लेकिन एटीपी के अंदर सिर्फ एक ही बेस यूज होती है, और वो कौन सी बेस है, एडेनिन है। उसके अलावा 3 यहाँ पे जो है वो फॉस्फेट के ग्रुप्स अटैच होते हैं। तो सेम इसी तरह से जो है वो एटीपी का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे ना एक और चीज आप देखिए, अगर जो है ये एडेनिन और राइबोस तो इसी तरह से अटैच है ना हमारे पास, ये जो है एडेनिन बेस और राइबोस शुगर। अब फॉस्फेट जो है ना, अगर तीनों फॉस्फेट अटैच है तब तो हम उसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, एटीपी कहते हैं। लेकिन अगर जब हमें एनर्जी चाहिए होती है ना, तो ये फॉस्फेट ग्रुप्स ही ब्रेक होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल एनर्जी सप्लाई करने में एक फॉस्फेट ग्रुप टूट गया और सिर्फ 2 फॉस्फेट रह गए हैं, तो उसको हम कहते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि 2 फॉस्फेट है। और अगर ये भी एक फॉस्फेट चला गया और सिर्फ एक ही फॉस्फेट अटैच हुआ है साथ, तब हम उसको कहते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी कि सिर्फ एक फॉस्फेट अटैच हुआ है इस मॉलिक्यूल के साथ। तो ये इस तरह से हमारे पास ये होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एटीपी का जो मॉलिक्यूल होता है ना, उसके दरमियान में क्या होते हैं, कोविलेंट बॉन्ड्स होते हैं। उसके जो फॉस्फेट्स होते हैं ना, उनके दरमियान में क्या होते हैं, कोविलेंट बॉन्ड्स होते हैं। और ये बहुत हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं। कोविलेंट बॉन्ड्स कौन से बॉन्ड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ना
एक एटम है, ये 2 एटम्स हैं। दोनों जो है वो आपस में क्या करा लें, शेयरिंग करके बॉन्ड बना लें। फॉर एग्जांपल इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैंने आपको केमिस्ट्री के एटम्स वाले लेक्चर में ये बात बताई थी कि एटम हमेशा तब रिएक्शन करता है जब उसने स्टेबल होना होता है, यानी उसके पास या तो इलेक्ट्रॉन्स कम है या ज्यादा है। और फॉर एग्जाम्पल इसको स्टेबल होने के लिए इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और इसको भी 8 चाहिए, लेकिन दोनों के पास 4 है, तो दोनों क्या करेंगे, आपस में एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, यानी दोनों आपस में क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके एक बॉन्ड बना लेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल इस इलेक्ट्रॉन, इसके पास ना 9 है फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स, और लेकिन इसको 8 चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो अब क्या होगा कि 9 है ना, तो ये अनस्टेबल है, तो इसने एक रिलीज करना होगा इलेक्ट्रॉन, जब तक ये एक किसी को दे नहीं देगा ये स्टेबल नहीं हो सकेगा। तो फिर उस टाइम पे क्या होता है कि एक और फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूल है, उसके अंदर 7 है, उसको स्टेबल होने के लिए एक की जरूरत है, तो ये अपना एक इसको दे देगा। तो ये जो इस तरह से गिव एंड टेक होता है, इसको हम आयनिक कहते हैं। आयनिक भी कहते हैं, अक्सर जो आयंस बन जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, तब हम उनको आयनिक बॉन्ड्स कहते हैं। तो जब भी इस तरह का बॉन्ड होता है ना, जब शेयरिंग होती है, तो उसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो फॉस्फेट के आपको बॉन्ड नजर आ रहे हैं ना, ये जो दरमियान में ये जो बॉन्ड बना हुआ है फॉस्फेट के दरमियान में, ये बहुत हाई एनर्जी बॉन्ड है। जब भी एनर्जी चाहिए होती है ना बॉडी में, तो ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट जाता है और एक फॉस्फेट जो है इसमें से अलग हो जाएगा, इसका एक बॉन्ड टूट जाएगा और एक फॉस्फेट अलग हो जाएगा, और इसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगी। तो जब भी ये बॉन्ड्स टूटते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो सेपरेट हो जाता है और एनर्जी रिलीज होती है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का क्या मतलब है कि वो फॉस्फेट किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ अटैच नहीं है, बल्कि वो अकेला है, वो इनऑर्गेनिक है। अच्छा, यहाँ पे ना आपको एटीपी एडीपी साइकिल दिखाया हुआ है कि एटीपी है यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट्स के मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर। अब एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जो है वो इसमें से रिलीज हो गया, टूट गया, तो ये क्या बन गया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि अब 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स है, डाइफॉस्फेट है ये, और साथ में एनर्जी भी क्या हुई है, रिलीज। और जब इस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में फॉस्फेट का मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा, तो फिर ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा और साथ में इसको क्या मिलेगी, एनर्जी भी मिलेगी। जब भी बड़ा मॉलिक्यूल टूटा है और छोटा मॉलिक्यूल बना है, तो एनर्जी रिलीज हुई है। अब दोबारा से इसने इसके साथ कंबाइन करके, एनाबॉलिज्म है ना, इन दोनों ने कंबाइन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाना है, तो उस टाइम पे एनर्जी की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, और एनर्जी जो है वो यूज होगी, जिसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। यानी इस प्रोसेस में ना एनाबॉलिज्म हो रही है और इस प्रोसेस में कैटाबॉलिज्म हो रही है। यहाँ पे आपका वो वाला कॉन्सेप्ट भी जो है वो क्लियर हो जाएगा। जब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जब एक फॉस्फेट का बॉन्ड टूटता है ना, तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 7.3 किलो कैलोरीज। यानी हमारे पास जो एटीपी का जैसे मॉलिक्यूल बना हुआ है ना, कि यहाँ पे हमारे पास जो इस तरह से एक राइबोस शुगर है और उसके साथ यहाँ पे जो है वो एडिनिन ऐसे अटैच हुआ हुआ है, इसके साथ एडिनिन, और यहाँ पे जो है वो 3 फॉस्फेट जो थे वो अटैच हुए हुए थे, 3 फॉस्फेट थे ना। अब इसमें से जब भी एक फॉस्फेट का बॉन्ड टूटेगा, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 7.3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। ये अभी तो इतनी ज्यादा नहीं लग रही 7.3, लेकिन ये बहुत सेल के लेवल पे ये जो है बहुत ह्यूज क्वांटिटी है। तो एक मोल ऑफ एटीपी से 7.3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। अब यहाँ पे ना रिएक्शन दिखाया हुआ है कि एटीपी के अंदर वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हुआ है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस, यानी हाइड्रा यानी वाटर ने, लाइसिस होते हैं ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन करवा दी, वाटर जो है वो इसकी ब्रेकडाउन में हेल्प कर देता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि एटीपी का मॉलिक्यूल टूटेगा। अब ये क्या हुआ, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसमें से रिलीज हो गया ना, ये इस तरह से हो गया कि पहले ये 3 फॉस्फेट वाला था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट था, अब ये एक बॉन्ड टूट गया और एक फॉस्फेट जो है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन के रिलीज हो गया, कि वो किसी के भी साथ अटैच नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, एडीपी का मॉलिक्यूल यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट्स वाला मॉलिक्यूल बच गया, और साथ में कितनी एनर्जी रिलीज हुई एक बॉन्ड के टूटने से, 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। यानी एक एटीपी के जो मोल है ना, उसके अंदर से 7.3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा, अब कॉमन जो हमारे पास एनर्जी के रिएक्शंस है ना, उसमें सिर्फ जो आउटर फॉस्फेट फॉस्फेट बॉन्ड होता है वो टूटता है, यानी ये बाहर वाला ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला ये टूटता है। लेकिन बहुत कम ऐसा भी होता है कि ये जो अंदर वाला बॉन्ड होता है ना, इसको भी टूटना पड़ जाता है। यानी ज्यादातर रिएक्शन में ये जो हमारे पास इस तरह से 3 फॉस्फेट अटैच हुए हुए है ना, उसके साथ राइबोस शुगर के साथ, तो उसमें से ये जो बाहर वाले 2 फॉस्फेट है ना, इनका ही बॉन्ड टूटता है और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनता है। लेकिन जब अक्सर ये भी होता है कि एटीपी जो है वो कुछ केसेस में क्या बना देता है, तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी एटीपी से एडीपी तो बनना कॉमन है, यानी ये ज्यादातर रिएक्शन में यही होता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसे होते हैं कि फर्दर जो है वो एडीपी के ब्रेकडाउन होते हैं, यानी ये जो अंदर वाले 2 फॉस्फेट्स है इनका भी बॉन्ड टूट जाता है और सिर्फ एक फॉस्फेट जो है
वो अटैच रह जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अच्छा, अब उस केस में भी ऐसे ही होगा, हमारे पास सेम रिएक्शन है कि हमारे पास एडीपी का मॉलिक्यूल है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और वाटर ने आके हाइड्रोलाइसिस करवा दी और हमारे पास एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बन गया, यानी अब सिर्फ एक फॉस्फेट बचा है और एक जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है दूसरा भी रिलीज हो गया, और इस बॉन्ड के टूटने से भी 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगी। अच्छा, अब सेल जो है ना, वो एनर्जी कैसे लेता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से, यानी फूड की वो ऑक्सीडेशन करवाता है, जैसे कि ग्लूकोज है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, उनको ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडेशन क्या थी हमारे पास, जो थी लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं, तो फूड की ऑक्सीडेशन होती है, और साथ में ना हाइड्रोजन एटम्स के निकलने को भी या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाने को, इसको भी हम ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो इस सारे प्रोसेस से क्या होता है, हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है और एटीपी बनता है। तो सेल जो है वो फूड की ऑक्सीडेशन करवाते हैं, उससे एनर्जी रिलीज होती है, और वो इस एनर्जी को जो है वो स्टोर कर लेते हैं। किस तरह से स्टोर करते हैं कि एडीपी या कोई भी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है ना, वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन होकर एटीपी बना देगा। देखिए ना, अब यहाँ पे हमारे पास जब एनर्जी चाहिए थी, एटीपी का मॉलिक्यूल, एटीपी का जो था वो मॉलिक्यूल था बॉडी के अंदर, अच्छा उससे एक फॉस्फेट टूट गया, एनर्जी रिलीज होगी, वो क्या बन गया, एडीपी बन गया। अब बॉडी के पास हमारे पास एडीपी के मॉलिक्यूल्स तो प्रेजेंट है, तो जब भी कोई एक्स्ट्रा एनर्जी होगी ना, तो उसको स्टोर करने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोबारा से एक फॉस्फेट का बॉन्ड बन जाएगा और ये फिर से एटीपी बन के एनर्जी को स्टोर कर लेगा। समझ आ रही है आपको, एडीपी तो प्रेजेंट ही था ना, यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ये एनर्जी को स्टोर करते हैं। किस तरह के, एडीपी जो प्रेजेंट था वो फिर से उस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन करते हैं एनर्जी को यूज करते हुए। एनाबॉलिज्म है ना, कि दो मिल रहे हैं छोटे मॉलिक्यूल्स और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो उसको एनर्जी तो चाहिए थी, तो जब भी सेल जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो उस टाइम पे ये दोनों जो है वो कंबाइन होकर फिर से एटीपी बना देते हैं। और जब सेल को एनर्जी की जरूरत होती है, तो एटीपी का मॉलिक्यूल टूटता है और सेल को एनर्जी दे देता है। तो हम अब इस पूरे को इस तरह से समराइज कर सकते हैं कि एटीपी तब बनता है जब बॉडी के अंदर या सेल के अंदर जो है वो एनर्जी रिलीज हो रही होती है, यानी जब सेल एनर्जी बना रहा होता है और एनर्जी रिलीज कर रहा होता है ना खुद, किसी भी प्रोसेस के दौरान जब हम फूड खाते हैं या डाइजेस्ट करते हैं, तो एनर्जी रिलीज होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर करने के लिए एटीपी के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। और जब सेल को या बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है अपने प्रोसेसेस करने के लिए, तो उस टाइम पे एटीपी के मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से एटीपी जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, कि जब सेल एनर्जी बना रहा है तो एटीपी का मॉलिक्यूल बन जाएगा, और जब सेल को एनर्जी चाहिए होती है तो एटीपी का मॉलिक्यूल टूटेगा और उसको एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। और एटीपी का मॉलिक्यूल बनता कैसे है, कि जब टूटता है तो एडीपी या एएमपी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट ही होते हैं, तो जब एनर्जी आती है तो वो दोबारा से एनर्जी को यूज करते हुए अपने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलके एडीपी से एटीपी बना देता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एटीपी के कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल से समझा। अच्छा, पीछे एक साइड बॉक्स रह गया, वो भी मेरी उस पर नजर पड़ी, आप उसको देख लें, जहाँ पे एटीपी वाला हमारा टॉपिक है ना, वहां पे आपको एक साइड बॉक्स दिखाया हुआ है। उस साइड बॉक्स में वो कह रहे हैं कि 1941 में नोबेल प्राइज मिला था। ये आपके पास एमसीक्यू में आ जाती है इस तरह के साइड बॉक्सेस, फ्रिट्ज लिपमैन को, क्योंकि उसने एटीपी का बताया था मॉलिक्यूल, और उसके बारे में बताया था कि एटीपी जो है वो मेन एनर्जी ट्रांसफर मॉलिक्यूल होता है सेल के अंदर। तो ये आपने एमसीक्यू के लिए इसको एक दफा रीड कर लेना है कि क्या नाम था उसका, फ्रिट्ज लिपमैन, और उसको 1941 में नोबेल प्राइज मिला था एटीपी के बारे में बताने के लिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर किसी को कहीं से कोई पॉइंट नहीं समझ आता तो वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स की अपडेट्स आपको साथ साथ मिलती रहे।